Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Three Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open. Okay, so साइकोलॉजी में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में फ्रॉइड का हो गया था अपना. नाउ टुडे विल डू कार्ल जंग. मैं आपको इसके लिए ना हिंदी में भी नोट्स दे दूंगी, जैसे आपको फ्राइड का दिया था फ्राइड का, वैसे ही हिंदी में इसका दे दूंगी. पर पीपीटी तो मेरे पास इंग्लिश में ही है, मैं एक नोट्स की तरह आपको दे दूंगी हिंदी में. तो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्ल जंग का. उनकी जो थ्योरी है, अभी आपके सिलेबस में ये नहीं बताया है कि कार्ल जंग के बारे में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है आपको. तो इसलिए मैंने उनकी पूरी लाइफ का जो ओवरव्यू था, थोड़ा उनके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, फिर उन्होंने जो जो काम किया साइकोलॉजी में, वो सब मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए ट्राई किया है. ठीक है, उनकी जो थियरी थी वो सब. और इनकी जो साइको एनालिटिकल जो थियरी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी ना, वो सबसे ज्यादा फेमस है. उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर काफी काम किया. ओके, और उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साथ काफी काम किया था, और बाद में वो सिगमंड फ्रॉइड से अलग भी हो गए थे. ओके, और इन्होंने जो इसके ऊपर काम किया, पर्सनालिटी के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर, चेतना के ऊपर, है ना, अचेतना के ऊपर जो काम किया, उसके हिसाब से उन्होंने फिर एक थियरी डेवलप की, आर्चेटाइप थियरी उसको कहा. कि किस तरह से आपकी पर्सनालिटी बनती है, कितने प्रकार की पर्सनालिटी हो सकती है. ओके, और ज्यादा से ज्यादा ये जो आर्चेटाइप जो पर्सनालिटी होती है, मतलब खुद को जानना, जो सेल्फ रियलाइजेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना, वो अचीव करना हमारी पर्सनालिटी में. और हमारी पर्सनालिटी में हमेशा डुअलिटी होती है, दो चीजें होती है. जैसे योग में भी हम लोग देखेंगे तो इड़ा पिंगला है, सन मून की क्वालिटी हमारे अंदर है, मेल फीमेल की क्वालिटी अंदर है. ये जो दोनों क्वालिटी है उसको बैलेंस करना. ओके, और हमारे अंदर ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ऐसे दोनों पर्सनालिटी होती है. कभी कभी हम बहुत अंतर्मुखी हो जाते हैं, कभी बहिर्मुखी हो जाते हैं. कभी कभी हमारा जो व्यवहार है वो मेल की तरह होता है, कभी फीमेल की तरह भी हो सकता है ना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, है ना. तो ये सब जो हमारे जो डुअलिटी है, वो सब उन्होंने आर्चेटाइप में कवर किया है. नाउ कार्ल गुत्सव जुंग, ये उनका पूरा नाम है.
उनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1875 को, ओके, स्विट्जरलैंड में। फादर्स नेम इज जॉन पॉल जुंग एंड ही वाज अ मिनिस्टर. मदर नेम इज एमिली एंड वाज द डॉटर ऑफ ए थियोलॉजियन. एंड ही वाज द मिडल चाइल्ड. 3 बच्चों में से वो ना मिडल चाइल्ड थे. उनकी जो सिस्टर थी उनसे 9 साल छोटी थी. Now experienced an early separation from his mother, had positive and negative feelings towards mother. जब ये छोटे थे तभी इनके माता और पिता का तलाक हो गया था, है ना. उसकी वजह से उनको माँ से दूर रहना पड़ा. तो उनके माँ के प्रति निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीलिंग थी. कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था उनको, या कभी कभी वो समझ भी सकते थे उनकी सिचुएशन. एंड बिकेम इंटरेस्टेड अर्ली इन ड्रीम्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड. और बचपन में उनको जो स्वप्न आते थे उन स्वप्नों को के प्रति वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, है ना. कि आज मुझे ये सपना आया, क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में वो ज्यादा खोजने लगे. एंड आइडेंटिफाइड सेपरेट पर्सनालिटीज अर्ली ऑन हिज लाइफ. और कार्ल जुंग जो है उनको खुद ही पता चला कि मेरे अंदर भी एक पर्सनालिटी नहीं है ना. मेरे अंदर भी अलग अलग पर्सनालिटी है. कभी मैं बहुत भी, है ना, एक्सट्रोवर्ट बिहेव करता हूँ, कभी बहुत इंट्रोवर्ट बिहेव करता हूँ, है ना. कभी बैड बिहेव करता हूँ, कभी गुड. तो इनको अपने शुरुआती दिनों में ही अपने बारे में काफी कुछ पता चल गया था. इंटरेस्टेड इन आर्चियोलॉजी एज अ यंग स्टूडेंट बट सेटल्ड फॉर मेडिसिन. इनको, है ना, आर्चियोलॉजी करना पसंद था, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर मेडिसिन को चुना पढ़ाई के लिए. And completed his medical degree from Wesley University in 1900. और कार्ल जुंग ने, है ना, एज ए साइकेट्रिक असिस्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पे काम किया एक मेंटल हॉस्पिटल में. एंड स्टडीज फॉर 6 months in Paris with Perry Janet during 1902 to 1903. 6 महीने तक उन्होंने वहां पे रह के स्टडी किया. और बाद में फिर से वो स्विट्जरलैंड आ गए. एंड सॉरी, और 1903 में उन्होंने शादी की एमा से. एंड कंटिन्यू हिज हॉस्पिटल ड्यूटीज एंड बिगन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी इन 1905 ना. फिर शादी करने के बाद फिर से वो हॉस्पिटल में काम करने लगे और यूनिवर्सिटी में सिखाने भी लगे, पढ़ाई लेक्चर भी लेने लगे. एंड बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली फाउंडेड इंटरनेशनल साइकोएनालिटिक सोसाइटी. उस समय साइको एनालिटिक सोसाइटी करके एक नया डिपार्टमेंट या सोसाइटी बनी थी, है ना, न्यूली फाउंड हुई थी. तो उनको उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया. एंड डिससेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप विद फ्रॉइड एंड दे वेंट देयर सेपरेट वेज. पहले ये फ्रॉइड के साथ काम करते थे, लेकिन दोनों के रिलेशन में ज्यादा कुछ मतभेद आ गए. उसकी वजह से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. And had an apparent mother complex which was based on his volatile relationship with his mother. है ना, उनको अपनी माँ के प्रति बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फीलिंग थे. उसकी वजह से माँ के प्रति उनका व्यवहार भी बहुत अलग अलग तरीके से रहा. Spilled over into his relationship with women in his life. और क्योंकि माँ के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं था, इसकी वजह से दूसरी औरतों के साथ भी उनके अनुभव अच्छे नहीं थे. Had multiple relationship with women while married and with the knowledge of his wife. उनके कई सारे रिलेशन थे दूसरी औरतों के साथ भी, इवन शादीशुदा होते हुए भी, है ना, उनके बहुत सारे औरतों के साथ संबंध थे. तो ये उनकी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में बताता है. And went through a deep period of isolation and searching, which ultimately helped him better understand himself and help his theory to develop. और अचानक से वो एक गहरी, बोलते ना, एकाकी चले गए, वो अकेले चले गए, मतलब एकांत में चले गए अचानक वो.
और एकांत में जाने के बाद उनको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ। 1 सेकेंड। और उस अंडरस्टैंडिंग में, उस एकाकी जो उन्होंने जीवन जिया, उसमें फिर उनको अपनी थियरी को डेवलप करने में काफी हेल्प मिली। Now taught medical psychology at the University of Basel, and he died on June 6, 1961 at the age of 85. Now the psyche, इनकी जो थियरी थी या इनका जो लेक्चर थे या इनकी जो खोजें थी, है ना, वो साइके मतलब साइकोलॉजी के ऊपर थी ज्यादा। So self realization or individualization, Jung believed that a human being is inwardly whole, but that most of us have lost touch with important parts of ourselves. Through listening to the messages of our dreams and waking imagination, we can contact and reintegrate our different parts. अब सेल्फ रियलाइजेशन या खुद के बारे में जो जानना, इसके ऊपर जुंग का बहुत ज्यादा विश्वास था कि हम, है ना, इतने सारे बाहर की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम खुद के बारे में जानना ही भूल जाते हैं। ओके। And the goal of life is individualization. The process of coming to know, giving expression to, and harmonizing the various components of the psyche. If we realize our uniqueness, we can undertake a process of individualization. यहाँ पे थोड़ा टाइप एरर है, एक मिनट ट्राई करती हूँ। है ना, ये इंडिविजुएशन का है, इंडिविजुअलाइजेशन, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द साइके। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारी लाइफ का जो एम है, गोल है, जैसे योगा में है, अपनी लाइफ का गोल क्या है, कैवल्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इनका भी कहना यही है कि खुद को जानना, हमारी लाइफ का जो उद्देश्य है वह है खुद को जानना। हर ह्यूमन के अंदर, है ना, अपने आप को जानने की क्षमता है और उसको उसी के लिए ट्राई करना चाहिए। नाउ लिबिडो, लिबिडो मतलब क्या, साइकिक एनर्जी। आपके अंदर वो जो बोलते हैं ना एबिलिटी होती है, सुपर पावर जैसी कोई एक चीज होती है, तो वैसे वो बताते हैं आपके अंदर भी एक साइकिक एनर्जी है। Is an appetite that may refers to sexuality and to other hungers as well. It manifests itself as a striving, desiring, and willing psychic energy, operates according to the principles of equivalence and entropy. It seeks a balance and moves the person forward in a process of self-realization. अभी लिबिडो जो है, जो साइकिक एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो है आपको बताती है ना, कि आपको आगे बढ़ना कैसे है ना। आपके अंदर आपकी जो बेसिक नीड है, जैसे हम बोलते हैं ना, बेसिक नीड क्या है, कि खाना खाना, जीवित रहना, है ना, या सेक्सुअलिटी, ये हमारी बेसिक सब नीड है ना। अब बेसिक नीड को पूरा करना, लेकिन जिसका बेसिक नीड हो जाता है ना, फिर उसको आगे की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ उसको जाना चाहिए। The symbol refers to a name, term or picture that is familiar in daily life. It has other connotations beside its conventional and obvious meaning. It is a key to discovering feelings or preferences of which we are unaware. It implies something vague and partially unknown or hidden. Many different symbols may be essentially equivalent and reflect the same reality. Dream symbols bring messages from the unconscious to the rational mind. Okay? अब उन्होंने बताया है कि हमारे मन में ही खुद को समझने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। थ्रू अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग, थ्रू अंडरस्टैंडिंग यू, है ना, यू कैन कनेक्ट विथ योर सेल्फ। इवन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन माइंड है, वो आपके साथ कनेक्ट करता है ड्रीम के थ्रू, है ना, उसको समझना। ओके।
बहुत सारे वो सिंबल के रूप में आपके सामने आता है, उसको समझना ना, दैट विल हेल्प यू टू नोइंग योरसेल्फ. Now, levels of psyche. Jung, like Freud, based his personality theory on the assumption that mind or psyche has both a conscious and unconscious level. है ना, जो हमारा मन है, चित्त है, अगर इसके पहले वाला लेक्चर जिन लोगों ने सुना है उनको याद होगा कि हमारे माइंड में 3 लेवल है ना, कॉन्शियस लेवल है और सबकॉन्शियस लेवल है और अनकॉन्शियस लेवल है, ऐसे 3 लेवल है. वो हमारे माइंड के अंदर ही है. जो हमारी जागृत अवस्था है जिसमें हम बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये कॉन्शियस लेवल है. जब हम सो जाते हैं तो अनकॉन्शियस, और उसके भी अंदर एक और है ना, सब कॉन्शियस है, और उसके भी नीचे एक तीसरा माइंड है अनकॉन्शियस, जहाँ पे हमारी डीप डिजायर है ना, सप्रेस फीलिंग सब रहते हैं. So unlike Freud, however, Jung strongly asserted that the most important portion of the unconscious spring not from the personal experiences of the individual, but from the distant past of human existence. A concept Jung called the collective unconscious. Of lesser importance to Jungian theory are the conscious and the personal conscious. अभी जुंग के हिसाब से क्या था कि आपके अंदर जो ये अनकॉन्शियस लेवल पे आपके माइंड के जो 3 लेवल है, जो सबसे नीचे का लेवल है, उसमें जो सब चीजें आपकी होती है, सप्रेस्ड डिजायर होती है, या जिन चीजों के हमने दबा दिया, फियर है, एंजाइटी है, डीप में, वो सब कोई एक लाइफ की नहीं है कि बचपन से लेके आज तक आपके मन में कुछ था और वो था, बल्कि ये कई जन्मों की आपके जो फीलिंग होती है, या है ना, जो आपके डर होती है ना, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में दबे हुए होते हैं. सिर्फ आपका अकेले का नहीं, बल्कि वो जो ह्यूमन बीइंग, हमारी जो मानव जाति है, वो जब से स्टार्ट हुई है तब से हर मानव जाति ने जो कुछ फीलिंग किया है, जो उनके अंदर सप्रेस डिजायर है ना, या कुछ एंजाइटी है, फियर है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने आप ट्रांसफर होते जाता है. उसको ही कहा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. अभी योगा में तो हम सभी लोग जानते हैं है ना, कि हमारा पुनर्जन्म होता है, और हमारा जो चित्त है ना, चित्त के अंदर ही संस्कार है, मेमोरी है, उससे हमें मिलता है. लेकिन जुंग ने योगा की पढ़ाई की थी कि नहीं पता नहीं, और क्योंकि पास्ट लाइफ को वो बोल नहीं सकते, योग में तो पास्ट लाइफ के बारे में कि हमारा पुनर्जन्म होता है वो सब बताया है. लेकिन क्योंकि ये साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो ऐसे इमीडिएटली नहीं बोल सकते कि आपके पास्ट लाइफ में था. उन्होंने बताया कि ये ह्यूमन जनरेशन से चला आ रहा है. ठीक है, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चीजें हैं उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताया, कि सिर्फ आपने जो महसूस किया या आपके जो सप्रेस डिजायर है सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों से आपके अंदर है, वो आपके चित्त में है वो, या आपके माइंड में है वो. ओके, नाउ लेवल्स ऑफ साइके. कॉन्शियस ईगो. ओके, अब ये जो साइके है उसके लेवल्स हैं. सबसे पहला है कॉन्शियस ईगो. कॉन्शियस इमेजेस आर दोज दैट आर सेंस्ड बाय द ईगो, whereas unconscious elements have no relationship with the ego. Okay? Ego as the center of consciousness, but not the core of personality. Ego is not the whole personality, but must be completed by the more comprehensive self, the center of personality that is largely unconscious. A psychologically healthy person, the ego takes a secondary position to the unconscious self. अभी यहाँ पे जो कॉन्शियस ईगो है, ईगो मतलब क्या, यहाँ पे ईगो मतलब वो घमंड नहीं, ईगो मतलब आईनेस, खुद को जानना जो है. ओके, तो कॉन्शियस इमेजेस आर दोज दैट आर सेंस्ड बाय द ईगो, जिनको हम जानते हैं. ईगो यहाँ पे क्या है, आईनेस. सो व्हेन यू नो, मतलब जब आप जानते हो कि आई एम दिस, दिस इज माई बॉडी, एंड मेरे सामने जो है दैट पर्सन इज डिफरेंट, दैट इज आईनेस. तो लेकिन आपका जो ईगो है, जो आपका आईनेस है, वो आपसे कनेक्टेड है.
लेकिन आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में है, माइंड को जो 3 लेवल है उसमें जो सबसे निचला वाला लेवल है, जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, जो एलिमेंट है, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। ठीक है, सो ये है कॉन्शियस ईगो। नाउ पर्सनल कॉन्शियसनेस embraces all repressed, forgotten, or subliminally perceived experiences of one particular individual. Okay? And contains repressed, infertile memories and impulses, forgotten events, and experiences originally perceived below the threshold or a consciousness, and formed by our individual experiences and is therefore unique to each one of us. And containing complexes. अभी पर्सनल कॉन्शियसनेस क्या है? पर्सनल कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियस जो माइंड है, आपके माइंड का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सबसे अंदरूनी जो हिस्सा है, उसमें आपके जो पर्सनल कुछ रिप्रेस्ड डिजायर है, फीलिंग है, आप जिन चीजों को भुला चुके हो, है ना, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए थे जो आज आपको याद नहीं रखना है, आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे मेमोरीज जो आप भूलना चाहते हो, ये सब के सब उस अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जिनका रिलेशन सिर्फ आपसे है। कुछ इमोशनल होंगे, है ना, कुछ साइकोलॉजिकल होंगे, ऐसे सब जो है कलेक्ट होके वो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो उनको कहा जाता है पर्सनल कॉन्शियसनेस। पर्सनल अनकॉन्शियस मतलब आपके पर्सनल है, अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है? जो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर आपके पहले जो जनरेशन थी उनका एक्सपीरियंस होगा, जेनेटिक से एक दूसरे के अंदर आया होगा, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है ना। नाउ कलेक्टिव अनकॉन्शियस हैज रूट्स इन द एंसेस्ट्रल पास्ट ऑफ द एंटायर स्पीसीज। द फिजिकल कंटेंट्स ऑफ द कलेक्टिव unconscious are inherited and passed from one generation to the next as a psychic potential. The contents of the collective unconscious do not lie dormant but are active and influence a person's thought, emotion, and actions. The collective unconscious is responsible for people's many myths, legends, and religious belief. अभी कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में, आपके जो सबसे डीपर माइंड है, उस माइंड में आपके एक्सपीरियंसेस नहीं, आपके जो एंसेस्टर थे, आपके जो पूर्वज थे, उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है वो सब वहां पे कलेक्ट होके रखा है। ओके, तो वो जो कलेक्शन है उसकी वजह से वो हमेशा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कई बार वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा? आपके अंदर कोई मिथ है, आप किसी एक चीज को फॉलो करते हो कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, है ना। कुछ रिलीजियस बिलीफ, किसी किसी को ऐसा लगता है नहीं मैं तो शिव का भक्त हूँ, मुझे तो शंकर भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बोलेगा मुझे तो हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो बिलीफ है जो अंदर से आता है, ये जो अंदर से आता है वो आपके अंदर पहले से था, और कहाँ से आया था? वो आपके जीन में आया था, हेरिडिटी से आया था वो। ठीक है, तो वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। Now, the collective unconscious does not refer to inherited idea, but rather to humans' innate tendency to react in a particular way whenever their experience stimulate a biologically inherited response tendency. अभी ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये ऐसा हमेशा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब कभी जरूरत रहेगी, स्पेशली जब आपके कुछ एक्सपीरियंस या आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना हुआ, तो उस समय ये दिखाई दे जाता है ना। Humans, like other animals, come into the world with inherited predispositions to act or react in certain ways. If their present experiences touch on these biologically based predispositions, Jung said that people have as many of these innate tendencies
as they have typical situations in life. Countless repetition of the typical situations have made them part of the human biological constitution. अभी देखो, जैसे एनिमल है, उनके बिहेव करने का पैटर्न अलग होता है, वैसे ही ह्यूमंस का बिहेवियर एक तरह से सेट हो जाता है. तो ये जो बिहेवियर, इमोशन उनका जो सेट हुआ है, वो ऐसे अचानक से पैदा होने के बाद उन्होंने नहीं सीखा. वो उनके जीन्स में बहुत पहले से आया था. जब कोई एक ही चीज, एक ही इवेंट बार बार होता है, जैसे आपके एक पूर्वज ने वो सीखा, फिर वही सिचुएशन फिर से आई, तो उसके बाद वाले किसी ने सीखा, फिर से वही, तो बार बार सेम सिचुएशन आने के बाद आपको कैसे व्यवहार करना है, वो स्टोर हो जाता है अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में. फिर जब सेम सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप भी वैसा ही बिहेव करने लगते हो. जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप जब बाहर जाते हो तो दिखता है कि वहां पे कोई, हम लोग बर्ड देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, उनको हम दाना डालने जाते हैं, ठीक है. तो आपने देखा होगा जैसे ही बर्ड्स के पास जाओ, वो तुरंत उड़ जाते हैं. क्यों उड़ जाते हैं? डर. लेकिन क्यों डरना? क्या उनको किसी ने पकड़ लिया क्या? सारी चिड़िया तो किसी ने नहीं पकड़ा ना. जिस चिड़िया को कभी पकड़ा ही नहीं है, तो उसने कहाँ देखा? उनके पास तो व्हाट्सएप भी नहीं होता, मोबाइल भी नहीं होता, कि वो देख सके अरे वो स्टेट में एक चिड़िया को ऐसे दाना डालते हुए पकड़ लिया था. तो उनके अंदर ये कहाँ से आया कि किसी को जैसे ही आहट होती है भागना? वो उनका गुणधर्म ही है. गुणधर्म. पर ये गुणधर्म आया कहाँ से? क्या वो जो बॉर्न हुआ चिड़िया, जो नया नया बच्चा आया, क्या उसने सीखा, उसकी मम्मी ने उसको सिखाया, या उसने सीखा? उनके यहाँ तो एजुकेशन भी नहीं होता, अपने पास तो एजुकेशन भी है ना. तो क्या उसने सिखाया कि जब ऐसे आएगा तो भागना है, तो क्यों पकड़ लेगा? लेकिन उसमें ऐसा भी हो सकता है, एक दो बच्चे ढीठ रहते ना, कि नहीं भागूंगा, देखता हूँ क्या होता है. और ऐसा कोई नहीं होता, सभी चिड़िया भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एंसेस्टर से आया है ना. तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आया है कि वो चिड़िया नहीं, जितनी चिड़िया की प्रजाति होगी वो सभी भाग जाएंगे, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होके उनके डेटा में एकदम फिट हो गया है ना, कि कोई आपसे बड़ी कोई चीज आए, भागो. ये क्लियर है? अब उसमें एक अलग टाइप है, आर्चेटाइप. Are ancient or archaic images that derive from the collective conscious. They are similar to complexes in that they are emotionally toned collections of associated images. But whereas complexes are individualized components of personal unconscious, archetypes are generalized and derived from the components of the collective unconscious. Also be distinguished from instinct. अब आर्चीटाइप क्या है ना, जो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, मतलब जो आपके एंसेस्टर से आया है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है ना, वहां से बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके फिर आपके अंदर वो आता है. आपका जो अंदर पर्सनल जो कंपोनेंट है, आपका जो पर्सनल अनकॉन्शियस है ना, वो उससे सीख लेता है और उससे आपकी पर्सनालिटी बनती जाती है, क्योंकि आपके एंसेस्टर से आया है. जैसे कभी ऐसा होता है कि एक लड़का है, लड़का दिखने में तो पिताजी जैसा है, लेकिन उसका जो सब व्यवहार है वो माँ जैसा है ना, या माँ जैसा नहीं, दादाजी जैसा है या दादी जैसा है. होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना. तो ये कहाँ से आया? कलेक्टिव अनकॉन्शियस से, एक जनरेशन से दूसरी जगह में. Now, archetypes have a biological basis, but originated through the repeated experiences of human early ancestor. है ना?
तो ये जो आर्चीटाइप में जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, उसमें सिर्फ आप जो पैदा हुए माँ बाप का ही रोल नहीं होता, बल्कि आपके पहले के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनसे भी बनता है। Dreams are main the source of archetypic material, and certain dreams offer what Jung considered proof for the existence of the archetype. These dreams produce motives that could not have been known to the dreamer through personal experience. अभी आप बताओ, आप ड्रीम क्या क्या देखते हो, कैसा कैसा ड्रीम आता है? कुछ लॉजिक होता है क्या ड्रीम में? सपना देखते हो तभी कभी कभी तो ऐसा लगता है, अरे यार ये जगह क्यों आई, ये जगह तो मैंने पूरी लाइफ कभी देखा नहीं है या कभी सोचा नहीं है, या कोई ऐसा इंसान दिखाता है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, पर वो सब भी आता है। अगर ड्रीम फ्रॉइड के हिसाब से ड्रीम देखो कि हमारी सप्रेस डिजायर वो ड्रीम में आती है, तो पर ये सब तो कभी सोचा ही नहीं, तो ये कैसे आ गया? होता है कि नहीं? तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका ड्रीम आता है, वो सिर्फ आपके अनुभव के आधार पे आपको नहीं दिख रहा, आपका ब्रेन उसके हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा है। आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज में भी कोई कहीं उस जगह को देखा रहा होगा, तो वो भी आज वो दिखाएगा। जैसे पुराना टीवी आपको याद है जिसमें एंटीना होता था, है ना? उसको एक एक लोकेशन पे लाते थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाके इमेज दिखाई देती थी। लेकिन आपको कभी ऐसा याद है टीवी में आपने ये चैनल लगाया लेकिन इमेज दूसरे चैनल का दिखा रहा है बीच बीच में? याद है क्या? कभी कभी आया है? होता हाँ, था। है ना, होता था ना। तो हम लोग क्या बोलते थे, अरे ठीक से पकड़ नहीं रहा, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है उसका, जो चैनल पे जाना चाहिए वो चैनल नहीं, दूसरे चैनल का बार बार दिखा रहा है ना। तो ऐसे ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, डीप माइंड में सारे एंसेस्टर का सब डेटा पड़ा हुआ है। तो ड्रीम में ऐसे ऐसे सब हो जाता है कि उसका दिखाने लगता है, उसका दिख, क्योंकि आप सोए हो, आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड सो गया है, रिलैक्स कर रहा है, तो अंदर से उसका मन जो करता है वो निकल निकल के एक आने लगता है। तो वैसे ही सपने में आता है ना? तो सिर्फ ड्रीम में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही नहीं आएंगे, बल्कि आपके पूर्वजों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं ड्रीम्स में। पूर्वज के साथ थोड़े अपन थे। नहीं, लेकिन आप आए कहाँ से हो, आपका जो डीएनए है वो कहाँ से आया है, तो आपके डीएनए के साथ वो आया है, ऐसा उनका कहना है। ओके। वो जो मेमोरी, डीएनए में जो मेमोरी है, इमोशन है, वो सब उसके साथ ट्रांसफर होके आया है। अच्छा, आपको मैं होमवर्क देती हूँ एक, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे। ये एक मूवी है, मालूम है क्या किसी को? जरा गूगल करो। कौन सी? चैट बॉक्स में डाला है मैंने। हाँ, मिला क्या मूवी गूगल में? मिला। अभी अगर आप ये मूवी देखोगे ना, 1.5 घंटे की मूवी है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, विजुअलाइज करके, ब्रेन के फंक्शन के बारे में, माइंड के बारे में। बहुत अच्छी हॉलीवुड मूवी है, बहुत हिट मूवी है ये, बोर नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन हम पतंजलि योग सूत्र से रिलेट कर सकते हैं इसको, और ये जो सब माइंड के बारे में बता रहे हैं कि माइंड का कितना फंक्शन करता है, उसको बहुत ही ड्रामेटिक वे में बताया। और जब आपका माइंड 100% काम करना मतलब क्या है ना, वो सब बताया है इसमें। ये आपका होमवर्क है, ये मूवी देख के आओ नेक्स्ट क्लास के पहले। देख सकते हैं सभी लोग? हाँ। अच्छा है बाद ना, में। होमवर्क में मूवी मिलती है ना? बेस्ट है, आप देखो, मजा आ जाएगा आपको।
मैं तो अपने हर स्टूडेंट को ये मूवी तो हम लोग पूरे ग्रुप में साथ में बैठ के देखते हैं, मतलब इसका एक सेशन अलग से रखती हूँ मैं मूवी का, क्योंकि उससे बाद में जो चर्चा होती है उससे आपका माइंड, जैसे हम बात करते हैं है ना माइंड की, ये सब तो सब रीडिंग करते हैं, लेकिन विजुअली हमें दिखाई देगा तो वो अलग कॉन्सेप्ट फिर बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक, नाउ परसोना। अब परसोना क्या है? परसोना मतलब क्या? द साइड ऑफ पर्सनैलिटी दैट पीपल शो टू द वर्ल्ड इज डिजाइन डेजिग्नेटेड एज द परसोना। देखो हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो अंदर अलग होती है, बाहर दिखाने के लिए अलग होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है कि नहीं? जब आप किसी बाहर प्रोफेशनली मिलते हो तो यू आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, अब घर पे जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है, होती है कि नहीं? फिर आप वो सब चीजें ध्यान में नहीं रखते जो आप बाहर ध्यान में रखते थे, अभी यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी अलग है। तो वैसे ही है ना, तो ये जो पर्सनालिटी हम बाहर दुनिया को दिखाते हैं उसी को ही पर्सोना कहा जाता है। The term is well chosen because it refers to the mask worn by actors in the early theater. पहले के जमाने में जो थिएटर करते थे ना, जो लोग एक्टर जो थिएटर करते थे, वो लोग जब एक्टिंग करने लगते थे तो कैरेक्टर में जाने के लिए मास्क लगाते थे चेहरे पे ना, तो वो जो मास्क होता था उसी को पर्सोना कहा जाता था। तो हम सभी की पर्सनालिटी में हम लोग मास्क लगा के रखते हैं, जो है अंदर से वो बाहर नहीं दिखाते, बाहर अलग दिखाते हैं। Although the persona is a necessary side of our personality, we should not confuse our public face without complete self. If we identify too closely with our persona, we remain unconscious of our individuality and are blocked from attaining self-realization. देखो, अभी बाहर आपका जो पर्सनालिटी है वो अलग है, अंदर अलग है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ। दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी थोड़ा रखो, थोड़ा डिफरेंस अलग अलग है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सिमिलरिटी भी रखो। ऐसा नहीं हो कि आप एकदम अलग और अपने आप को ही पहचानना भूल जाओ आप। तो इन दोनों में जो बाहर की पर्सनालिटी है, अंदर की पर्सनालिटी में जो गैप है, वो जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपको। True, we must acknowledge society, but if we over identify with our persona, we lose touch with our inner self and remain dependent on society's expectation of us. To become psychologically healthy, we must strike balance between the demands of society and what truly are. अभी ऐसा है कि सोसाइटी में जैसे सोसाइटी की डिमांड कुछ और रहती है, अंदर से हम कुछ और रहते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसका स्वभाव जो है वो बहुत हंसमुख है, कपिल शर्मा जैसा है, हर बात पे हंसना, और अचानक से वो स्कूल का, अचानक नहीं धीरे वो टीचर बना, प्रोफेशन लिया टीचिंग का, तभी तक भी उसका हंसना वगैरह था। अब वो स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, तो अभी उसको क्या हुआ, अपनी पर्सनालिटी को छुपाना पड़ता है। जब वो दोस्तों के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, तब वो बहुत हंसी मजाक करता है, लेकिन जब वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे होता है तब उसको बहुत सीरियस होना पड़ता है ना, ऐसे। तो सोसाइटी की डिमांड है कि उसको सीरियस रहना चाहिए, अगर वो मजाक मस्ती करने लगेगा तो कोई उसको सीरियसली लेगा नहीं, है ना। सोसाइटी की डिमांड है कि वो सीरियस रहे, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लेकिन फिर भी वो जो आपके अंदर रियल पर्सनालिटी है और ये बाहर की पर्सनालिटी में ज्यादा गैप मत रखो। ओके, to be oblivious of one's persona is to underestimate the importance of society, but to be aware of one's deep individuality is to become society's puppet. Okay,
अगर आप सिर्फ बाहर की पर्सनालिटी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, अंदर की पर्सनालिटी को दबा दोगे, है ना, तो आप सिर्फ सोसाइटी के बोलते हैं ना पपेट बन के रह जाओगे, पालतू बन के रह जाओगे, तो वो आपको अवॉइड करना है। नाउ शैडो, आर्चीटाइप में दूसरा है शैडो। शैडो मतलब क्या? छाया। The archetype of darkness and repression represents those qualities we do not wish to acknowledge but attempt to hide from ourselves and others. अभी हमारी पर्सनालिटी में ऐसे भी कुछ शेड होंगे, ऐसे भी कुछ बर्ताव होंगे जो हम खुद से भी छुपाना चाहते हैं, दूसरे से तो भी छुपाना चाहते हैं, है कि नहीं? वो हमारा डार्क साइड है, कुछ रिप्रेशंस है ना, ऐसी क्वालिटी जो हम दूसरों को बता नहीं सकते, कुछ ऐसी चीजें हमारी जो हम दूसरों को दिखा नहीं सकते। ओके, नाउ कंसिस्ट ऑफ morally objectionable tendencies as well as numbers of constructive and creative qualities that we nevertheless are reluctant to face. Jung contended that to be whole, we must continually strive to know our shadow and that this is our first step, first test of courage. अब यहाँ पे बता रहे जूम कि आपकी पर्सनालिटी का जो वो शैडो साइड है, जो डार्क साइड है, उसको समझना, उसको मान्यता देना, है ना, और उसको मान लेना कि हाँ मुझ में ये बुराई है, ये कमी है और मुझे ये दूर करना है, तो वो आपका साहस की तरफ पहला चरण है। To come to grip with the darkness within ourselves is to achieve the realization of the shadow. तो सबसे पहले हमारे जो डार्कनेस है, हमारे अंदर की जो बुराई है, उसको जानना, है ना, ये पहला स्टेप है, रियलाइजेशन ऑफ द शैडो। People who never realize their shadow may nevertheless come under its power and lead tragic lives, constantly running into bad luck and reaping harvest of defeat and discouragement for themselves. और जिन लोगों ने अपनी पर्सनालिटी का जो अवगुण है, जो डार्क साइड है, जो हमारी कमियां हैं, अगर वो उसको ढूंढ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, उसको समझ ही नहीं पाए, तो ऐसे लोग लाइफ टाइम बताते रहते हैं कि अरे मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब बुरा ही होता है ना, हमेशा वो हर चीज में हारते रहेंगे, उनसे कुछ अच्छा होगा ही नहीं, है ना, और हमेशा वो दूसरों को भी डिस्करेजमेंट देते रहेंगे और खुद भी डिस्करेज होते रहेंगे। तीसरा है अनिमा। द फेमिनाइन साइड ऑफ मेन originates in the collective unconscious as an archetype and remains extremely resistant to consciousness. अभी देखो, हर स्त्री के अंदर पुरुष है और हर पुरुष के अंदर स्त्री का भी गुण होता है ना, तो एक आदमी में, एक मेल में जो फेमिनाइन साइड है ना, जो फीमेल के जो कुछ गुण होते हैं, वो जो है वो भी होता है, और ये जो गुण है ये हमारे बाहर भी कॉन्शियस लेवल पे भी हमें वो दिखाई देते हैं, वो उसको कहा जाता है अनिमा। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक आदमी है, एक मेल है, जो बहुत बहादुर तो नहीं है, फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन वो बहुत दयावान है, उसके अंदर बहुत दया है ना। मेल के लिए ऐसा बोला जाता है कि अरे मर्द को दर्द नहीं होता, मेल मतलब स्ट्रांग, और शायद वो ऐसा नहीं हो, है ना, तो वो उसको फीमेल एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का। टू मास्टर द प्रोजेक्शन ऑफ द अनिमा, men must overcome intellectual barriers, delve into the far recesses of their unconscious and realize the feminine side of their personality. तो अब ये अनिमा को जानने के लिए आपको अपने अंदर का जो फीमेल एस्पेक्ट है उसको जानना चाहिए, आपके अनकॉन्शियस माइंड पे जाके,
क्या होता है, बचपन से ही ऐसा बता दिया जाता है कि जो लड़का होता है, बॉय रोते नहीं है, तो आदमी को आपने बहुत कम रोते हुए देखा होगा। और जो रोते हैं उनको कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत लड़की जैसा है ना? ऐसे उसको चिढ़ाया जाता है। फीमेल रोती है तो उसके लिए कुछ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई मेल है वो भी रो सकता है, उसके भी इमोशन होते हैं। तो उस चीज को रिस्पेक्ट करना, पहले तो खुद रिस्पेक्ट करना कि मैं रो सकता हूँ, ये मेरे अंदर ये है, तो मुझे ये इमोशन बाहर लाने चाहिए, लाइक अ फीमेल डज। जैसे एक फीमेल अपने इमोशन को बाहर लाती है अपनी सहेलियों के साथ, ये तुरंत लाती है, ज्यादा रखती नहीं है। लेकिन मेल अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है तो देन यू कैन एक्सेप्ट दैट and shared this personality to others. Originated from the early men's experiences with women like mothers, sisters, and lovers that combine to form a generalized picture of women. Can be the source of much misunderstanding in male-female relationship, but it may also be responsible for the alluring mystic woman has in the psychic of the man. अभी देखो, आप बचपन से एक लड़का जो होता है उसके आसपास माँ, उसकी बहनें, उसकी प्रेमिका ना, या उसकी वाइफ, ये सब लोगों से वो देखता है, मिलता जुलता है, तो उसके अंदर फीमेल के लिए एक अलग पर्सनैलिटी हो जाती है कि फीमेल ये करती है, उनके इमोशन ऐसे होते हैं, है ना? तो वो उससे खुद को मिसगाइड मत करो, बल्कि अगर आपके अंदर भी ऐसी कुछ पर्सनैलिटी है, यू कैन टेक आउट एंड यू कैन एक्सेप्ट दैट. A man may dream about a woman with no definite image and no particular identity. The woman represents no one from his personal experience, but enters his dream from the depth of his collective unconscious. The anima need not appear in dreams as a woman, but can be represented by a feeling or mood. It influences the feeling side in man and is the explanation for certain irrational moods and feelings. अभी एनिमा जो पर्सनालिटी रहेगा उसमें ऐसा हो सकता है कि आप सपना देखे, सपने में आप किसी औरत को देखा लेकिन उसको जानते नहीं हो आप, लेकिन फिर भी आपने उसको देखा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसके इमोशन को फील किया हो। ओके, तो ये क्या है, आपका शायद ये जो ड्रीम आपको दिखा रहा है वो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस से लिया, और शायद वो आपकी ही पर्सनालिटी को दिखाना चाहता हो ड्रीम कि यू आर दिस लाइक इनसाइड. ओके, तो आप मार्क करके रखिए, आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे. पीपीटी नंबर 24.